बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर मुकम्मल होने के बाद एमसीक्यूज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे और एमसीक्यूज़ हमने उसमें से कुछ सॉल्व किए थे। आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ उसी से करेंगे। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ के बाद फिर इसके शॉर्ट जो हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो लॉन्ग का इसमें हिस्सा आता है। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से शुरू करते हैं जी। पहले जो है इसे लास्ट लेक्चर में हमने पहले चैप्टर के ये यूनिक नोट्स हैं मेरे पास, इसमें से हमने जो है वो मुकम्मल इसमें एमसीक्यूज़ जो है पूरे दोनों चैप्टर के बने हुए हैं, नेशनल इनकम के भी और इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम के भी। और इसमें जो पास्ट पेपर में एमसीक्यू आ चुके हैं वो भी इसमें दर्ज हैं। तो हम अपना जो है वो शुरू करते हैं। नेक्स्ट से 9th एमसीक्यूज़ है कि जीएनपी इज़ ऑलवेज। एमसीक्यूज़ हमारा है कि जीएनपी इज़ ऑलवेज। उर्दू में हम इसे लिखेंगे कि खाम कौमी पैदावार, खाम कौमी पैदावार हमेशा होती है। जी अब जीएनपी क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं। जीएनपी की डेफिनेशन ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री एंड इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ आल्सो एडिड, देन वी ऑब्टेन जीएनपी। यानी जीएनपी जो है खाम कौमी पैदावार, ये हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं नेशनल इनकम के, उसमें जीएनपी है, एनएनपी है, जीडीपी है, नेशनल इनकम है, पर्सनल इनकम है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है। तो इनमें से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट इस जीएनपी से बनते हैं। अब कैसे कि अगर हम इस जीएनपी को, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि ये जीएनपी जो है, इस जीएनपी से हम एनएनपी भी बनाते हैं, इसी से हम जीडीपी भी बनाते हैं, इसी से हम जो है वो नेशनल इनकम भी बनाते हैं और इसी से हम बनाते हैं पर कैपिटा इनकम। देखिए आप कैसे कि अगर हम इस जीएनपी में से अगर हम डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना, डिप्रिसिएशन अलाउंसेस निकालते हैं, तो हमारे पास हो जाती है एनएनपी। अगर हम इस जीएनपी में से इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी फॉरेन इनकम ये निकालेंगे तो ये बन जाएगी जीडीपी। अगर हम इस जीएनपी में से दो चीज़ें निकालते हैं, यानी हम डिप्रिसिएशन भी निकाल दें और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी निकाल दें, तो फिर हो जाती है नेशनल इनकम। इसी जीएनपी पर अगर हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें, पॉपुलेशन को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाती है पर कैपिटा इनकम। तो जीएनपी जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिससे हम ये सारे कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। एनएनपी भी ड्राइव कर रहे हैं, जीडीपी भी कर रहे हैं, नेशनल इनकम भी कर रहे हैं और पर कैपिटा। अब आप ये सारी मालूमात आपके सामने हैं। अब आप अपने एमसीक्यूज़ को देखें क्या है। जीएनपी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन एनएनपी, यानी
NNP से बड़ी होती है, खालिस कौमी पैदावार से। ठीक है। दूसरा ऑप्शन लेस देन NNP, NNP से कम होती है। इक्वल टू GDP, यानी ये और ये बराबर होती हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि ये जो GNP है ना, ये NNP से बड़ी है, इन ग्रेटर देन NNP। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये जो GNP है ना, इस NNP से कम है, छोटी है। तीसरा ये है कि ये जो GNP है ना, ये GDP के बराबर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इक्वल टू PCI, या ये हो सकता है कि ये GNP PCI के बराबर हो। अब आप ये देखें कि पहला ऑप्शन पहले हम चौथे ऑप्शन पे देखते हैं। चौथा ऑप्शन ये है कि GNP इज इक्वल टू PCI, गलत, क्योंकि PCI तो GNP पर पॉपुलेशन को डिवाइड करने से हासिल होती है, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। इक्वल टू GDP, यानी ये GNP GDP के इक्वल हो, नॉट पॉसिबल। वजह क्या है कि इस GNP ही से तो GDP बनती है। जब इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम निकालते हैं तो GDP हो जाती है, ये भी आंसर गलत है। लेस देन NNP, कि ये GNP जो इससे लेस देन NNP हो, ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि हाँ ये हो सकता है NNP GNP से लेस देन हो सकती है, लेकिन GNP NNP से लेस देन नहीं हो सकती। चौथा ऑप्शन है ग्रेटर देन NNP। तो ये जो है हमारे पास कि GNP इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन NNP। उर्दू में आप इसे लिखेंगे कि खालिस, यानी कि ये जो है यहाँ पर आप लिखेंगे खालिस कौमी पैदावार, खाम कौमी पैदावार, खालिस कौमी पैदावार से हमेशा ज़्यादा होती है। ये आंसर भी याद करना है आपने, और साथ में MCQs भी। उसके बाद है जी आखिरी 10th MCQs है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग गवर्नमेंट टैक्सेस, प्राइवेट सेविंग, कि अगर हुकूमती टैक्स बढ़ जाएं, यानी हुकूमती टैक्सों के में इजाफे से क्या होता है कि अगर, यानी कि ये जो गवर्नमेंट के टैक्स हैं, कि गवर्नमेंट टैक्सेस, इनकी बात हो रही कि अगर ये बढ़ जाते हैं तो उससे प्राइवेट सेविंग यानी निजी बचतों पे क्या असर होता है। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है उससे क्या होता है। प्राइवेट सेविंग पे क्या होता है जी कि रिमेन कांस्टेंट, उतनी ही रहती हैं, इंक्रीजिंग बढ़ जाती हैं, बिकम ज़ीरो सिफर हो जाती हैं, डिक्रीजेज गिर जाती हैं। तो इसमें हमारा जो है ये कि जब भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उससे क्या होता है, ये लास्ट आर्टिकल में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि अब ये हो जाएगा कि टैक्स अगर बढ़ते हैं ना, टैक्स बढ़ने से प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और प्राइसेस के बढ़ने से परचेजिंग पावर कम हो जाती है। यानी कि यूँ कह सकते हैं आप, कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन जब बढ़ता है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि सेविंग कम हो जाती है। अब इसमें लास्ट जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें था कि y इज़ इक्वल टू होता है C प्लस S, यानी कि ये है बचत, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन जम सेविंग। अब हम ये देखेंगे कि अगर ये कंजम्पशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली सेविंग रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास है डी यानी डिक्रीजेस। ठीक है जी। के बाद नेक्स्ट है कि बाई डिडक्टिंग डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम पर्सनल इनकम, कि
पर्सनल इनकम जो है उसमें से डायरेक्ट टैक्स आप यूँ लिखेंगे कि पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। तो इससे आंसर आपका क्या आ जाएगा? उर्दू में आएगा कि शख्सी आमदनी में से बराह रास्त टैक्स निकाल दिए जाएं या निकाल देने से। आगे सवालिया निशान है कि क्या होता है। क्या जी, हमने जो नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पर्सनल इनकम का। उर्दू में इसे कहते हैं शख्सी आमदनी। तो पर्सनल इनकम से मुराद वो इनकम होती है जो किसी मुल्क के अफराद इंडिविजुअली साल भर में कमाते हैं, पर्सनल इनकम कहते हैं। अब पर्सनल इनकम जो है ये डिस्पोजेबल कब बनती है? डिस्पोजेबल का मतलब होता है जिसे वो अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकें। काबिल इस्तेमाल शख्सी आमदनी, कि वो आमदनी जो हम इंडिविजुअल अर्न करते वो तो पर्सनल है, तो वो सारी की सारी अपनी मर्ज़ी से खर्च नहीं करते, उसमें कुछ टैक्सेस होते हैं। तो टैक्सेस जब हम निकाल देते हैं तो इस पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस निकालने से जो इनकम बच जाएगी वो उसे हम अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकते हैं और वो कहलाएगी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कैसे है कि यानी कि इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि YD इज़ इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। तो ये, या आप अगर YD जो है, YD की जो बजाय आप यहाँ पर DPI यानी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स के निकाल देने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है काबिले इस्तेमाल शख्सी आमदनी। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ये तो हमने उसको सॉल्व किया स्टेटमेंट को। आंसर इसका है जी कि बाय डिडक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पर्सनल इनकम, शख्सी आमदनी में से बराह रास्त टैक्स निकाल देने से क्या होता है? पहला ऑप्शन नेशनल इनकम, कौमी आमदनी हासिल होती है। दूसरा ऑप्शन है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, खाम मुल्की पैदावार हासिल होती है। तीसरा ऑप्शन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, काबिल इस्तेमाल शख्सी आमदनी या काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी हासिल होती है। पर कैपिटा इनकम, फ़ीकास आमदनी या औसत आमदनी भी इसे कहते हैं। तो हम अपने आंसर में जो पढ़ चुके हैं कि जब इस शख्सी आमदनी में से डायरेक्ट टैक्स निकाल दिए जाएं तो आंसर हमारे पास आएगा काबिल इस्तेमाल शख्सी आमदनी। और इसमें ये ऑप्शन मौजूद है। ये ऑप्शन जो है C ऑप्शन, इसमें लिखा हुआ है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यानी काबिल इस्तेमाल शख्सी आमदनी या काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी। और इंग्लिश में क्या आपका आंसर आएगा कि पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स इज़ इक्वल टू डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। और इसका आप ये जो है एक स्टेटमेंट जहाँ भी है, क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें ये लिखा हुआ है YD से लिखा हुआ है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को, और कुछ जो है वहाँ पर DPI मीन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम से भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों सूरतों आपको बता दी है। नेक्स्ट MCQs है जी, पेमेंट विदाउट वर्क। आपके पास
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी आपको। जी, MCQs हैं पेमेंट्स विदाउट वर्क। पेमेंट्स विदाउट वर्क। उर्दू में हम इसे लिखेंगे जी कि मेहनत या काम के बग़ैर, मेहनत के बग़ैर हासिल होने वाली रकूमात या आमदनी भी आप इसे कह सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था मेहनत क्या होती है। मेहनत लेबर, यानी वो काम जिसका कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड होता है, यानी उसको ज़रूरी मुआवजा मिलता है आमदनी की शक्ल में उसे, वो तो हो गई आपकी मेहनत। फिर इस चैप्टर में आपने पढ़ा था ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ठीक है जी, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। और ट्रांसफ़र पेमेंट में आपने बात की थी कि कुछ ऐसी भी रकूमात होती हैं कि विच आर रिसीव्ड बाय द पर्सन विदाउट एनी वर्क और जॉब, कि हम कोई काम नहीं करते, जॉब नहीं होती, कोई हमारी इकोनॉमिक स्ट्रगल नहीं होती, और उसके बावजूद भी हमें कुछ रकूमात हासिल होती हैं। मसलन पेंशन है, स्कॉलरशिप है, गिफ्ट है, फॉरेन एड है। तो ये वो रकूमात होती हैं, चैरिटी है, ज़कात भी है इसमें। तो ये वो रकूमात होती हैं जिससे हम कोई काम नहीं करते और जी हमें, तो इसकी अगर हम इसको डिफ़ाइन करें ना जी, तो एक तो ये है कि आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी ट्रांसफ़र पेमेंट्स की, कि ऐसी कि वर्क पेमेंट्स विदाउट वर्क आर सिंपली नोन एज ट्रांसफ़र पेमेंट। तो काम के बग़ैर, यानी काम के बग़ैर जो रकूमात हासिल होती हैं, आप उसे लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि आप पहले यहाँ पर ये लिखें जी ट्रांसफ़र पेमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक है। और उर्दू में आप इसे लिखें कि मेहनत के बग़ैर जो रकूमात होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंतकाले अदायगियाँ। दो बातें यहाँ पर आपने याद रखनी हैं। एक तो ये आपने याद रख कर लिया जी कि पेमेंट्स विदाउट वर्क, काम के बग़ैर हासिल होने वाली रकूमात को इंतकाल अदायगियाँ कहते हैं। और इसमें इंतकाल अदायगियों में जो ख़ास कर है मसलन ज़कात, खैरात, ठीक है जी, तोहफ़ा यानी तहाइफ़ की हम बात करते हैं, ये हो सकता है बैरूनी इमदाद, बैरूनी इमदाद या वजीफ़ा, ठीक है जी। अब आप क्योंकि इसमें चूँकि आपने शॉर्ट भी साथ साथ याद करना है, तो आपको मसलन इसलिए मैं साथ लिख के दे रहा हूँ कि ज़कात है, चैरिटी, ठीक है, गिफ्ट और फॉरेन एड, उसके बाद स्कॉलरशिप। तो साथ साथ आपने जो है इसका इसमें अपने शॉर्ट भी याद कर लेना है और उस शॉर्ट के साथ आपका MCQ। तो क्या आपने याद किया जी यहाँ पर कि वर्क विदाउट पेमेंट, सॉरी पेमेंट्स विदाउट वर्क, कि वो मुआवजे, वो रकूमात, वो अदायगियाँ, वो पैसा जो हमें मेहनत के बग़ैर मिलता है, उन्हें ट्रांसफ़र पेमेंट की है। और इससे पहले एक आप पढ़ा है आपने, वो याद रखना है कि ट्रांसफ़र पेमेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कि ये जो ट्रांसफ़र पेमेंट होती हैं
ये नेशनल इनकम कौमी आमदनी में शामिल नहीं होती, लेकिन ट्रांसफ़र पेमेंट इज़ इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम, शख्सी आमदनी में शामिल होती हैं, कौमी आमदनी में शामिल नहीं होती, लेकिन पर्सनल इनकम जो होती है उसमें ये शामिल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम आर। ये बेटे आपका जो है MCQ, ये इससे पहले आपके 2017 के ये पेपर में ये आ चुका है कि मेथड ऑफ जी methods of measuring national income। और ये 2017 के पेपर में है। उर्दू में हम इसे लिखेंगे कि कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके होते हैं या हैं। ये सवाल पहले चैप्टर में नेशनल इनकम की मेजरमेंट में हमने पढ़ा था। तो पहले हम ये देखते हैं कि अपना हम वो पढ़े हुए इसको रिवाइज़ करते हैं ज़रा। हमने नेशनल इनकम की मेजरमेंट में पढ़ा था कि दो बातें खासकर याद रखने वाली थी। एक तो ये था कि नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड एनुअली, एक बात। दूसरी बात यानी पहली तो ये हो गई ना कि नेशनल इनकम की कौमी आमदनी की पैमाइश सालाना की जाती है। दूसरी बात, देयर आर 3 मेथड्स टू मेजर द नेशनल इनकम। कौमी आमदनी की पैमाइश के 3 तरीके होते हैं। अब एक तो ये याद रखना है कि 3 तरीके होते हैं, साथ ये भी आपने याद रखना है कि वो 3 तरीके कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट में आपसे ये पूछ लिया जाए कि राइट डाउन द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, कौमी आमदनी की पैमाइश के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से होते हैं। तो उसका जवाब आपने लिखना है कि 3 मेथड हैं। प्रोडक्ट मेथड, पैदावार का तरीका, इनकम मेथड, आमदनियों का तरीका, और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल खर्च का तरीका। तो ये तो आप का इससे मुतल्लिक़ आपकी मालूमात हो गई। और सवाल में भी आपको लिखा हुआ है कि कौमी आमदनी की पैमाइश के जो तरीके हैं ये 2017 के MC पेपर में जो MCQ आया है। ऑप्शन पहला है 4, 4, बी ऑप्शन है 3, 3, सी ऑप्शन है 2, 2, और डी ऑप्शन है 1, 1। तो कौमी आमदनी की पैमाइश के क्या हैं जी, यहाँ पर 3, यानी कौमी आमदनी की पैमाइश 3 तरीक़ों से की जाती है। ठीक है। और अगर आज के साथ आप शॉर्ट याद करना चाहें तो शॉर्ट भी आपने ऐसे ही याद करना है कि कौमी आमदनी की पैमाइश के 3 तरीके होते हैं। पैदावार का तरीका, कुल आमदनियों का तरीका, या मिलिन के मुआवज़ों का तरीका भी होता है, और उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल खर्च का तरीका। तो ये भी आपने दोनों सूरतों में, क्या जी, अगर क्योंकि इसमें से कोई भी आपको MCQ दे सकता है, या ये भी आपसे मसलन आपको MCQ दे सकता है विच इज़ द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। अब उसमें से आपके 3 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं जो हैं, उनमें से एक आपको दे दे, बाकी कोई और चीज़ें आपको लिख के दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से नेशनल इनकम की मेजरमेंट का ये जो तरीका बताया गया है वो ये है। ठीक है जी। उसके बाद है जी कि विच इज़ डिडक्टेड फ्राम GNP टू गेट NNP। एक दफ़ा
ये आपको सारे जो हैं वो ऑप्शन के तौर पे हम जो है वो याद करते हैं, ताकि अब मैं आपको ये लिख के देता हूँ, विच इज़ डिडक्टेड फ्राम GNP। स्टेटमेंट नहीं, मैं आपको इक्वेशन फॉर्म में लिख के देता हूँ। लिखा है जी कि विच इज़ डिडक्टेड फ्राम GNP, यानी GNP में से क्या माइनस कर दिया जाए तो टू गेट NNP बनाने के लिए। यहाँ पे लिखते हैं जी GNP में से, ठीक है, हमने माइनस क्या करना है, ये सवाल या निशान है, किसके लिए हमने करना है, उसको NNP बनाने के लिए। ये हमारा सवाल है कि विच इज़ डिडक्टेड, सवाल है विच इज़ डिडक्टेड फ्राम GNP, सॉरी विच इज़ डिडक्टेड फ्राम GNP टू गेट NNP। NNP से, सॉरी GNP से अगर NNP बनाना हो तो क्या करते हैं। ये इससे पहले हमने ऑप्शन पढ़े भी हैं और जो है वो एक दफ़ा उसे हम फिर याद कर लेते हैं कि अगर हम इस जो है ये जो हमारा GNP है, इस GNP में से अगर हम माइनस कर दें डिप्रिसिएशन अलाउंसेस, डिप्रिसिएशन अलाउंसेस अगर माइनस कर दिए जाएं तो हमारी GNP ग्रास से नेट हो जाती है। क्या है कि ये है ग्रास, ये जो लिखी है ये ग्रास है और ये नेट है। अब ग्रास से नेट का जो सफ़र है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिप्रिसिएशन अलाउंसेस पे, कि अगर हमने इस GNP में से डिप्रिसिएशन अलाउंसेस माइनस कर दिए जाएं, निकाल दिए जाएं, तो फिर हो जाती है NNP। यानी कि सवाल क्या था कि विच इज़ डिडक्टेड फ्राम GNP टू गेट NNP, के नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है बनाने के लिए हम क्या माइनस करते हैं। उर्दू में भी चूँकि ये स्टेटमेंट मौजूद है तो वो भी है कि खालिस कौमी पैदावार हासिल करने के लिए, खालिस कौमी पैदावार हासिल करने के लिए खाम कौमी पैदावार में से निकाल दिया जाता है। ये हमारा है सवाल कि विच डिडक्टेड फ्राम GNP, तो क्या इसमें से माइनस किया जाता है जी। तो जवाब हमारे पास है फरसूदगी के अखराजात, फरसूदगी के अखराजात। तो ये हमारा आंसर हो गया कि GNP में से जो है अगर हम डिप्रिसिएशन अलाउंसेस निकाल दें तो हमारे पास बच जाता है GNP में से डिप्रिसिएशन अलाउंसेस निकालने से NNP हो जाती है। तो ये हो गया MCQs 14। नेक्स्ट MCQs है MCQs 15। तो ये सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है जी कि ज़कात इज़, अब MCQs है, ज़कात इज़ यानी ज़कात है, ठीक है, क्या है। ऑप्शन हमारे पास हैं पर्सनल इनकम, शख्सी आमदनी, अनपेड सर्विस, बिला मुआवजा खिदमत, रिवॉर्ड ऑफ लेबर, मेहनत का मुआवजा और ट्रांसफ़र पेमेंट इंतकाल अदायगी। अभी इससे एक दो MCQs हमने पहले बात की है कि ज़कात उन पेमेंट्स में आती है जो बग़ैर काम के होती हैं, और काम के बग़ैर
मुलाजमत के बगैर, मेहनत के बगैर जो रकूमात हासिल होती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ज़कात है, ज़कात ना तो ये पर्सनल इनकम है, ना ये बिला मुआवजा खिदमत है, अनपेड सर्विस है, रिवॉर्ड ऑफ लेबर, ना जी मेहनत का मुआवजा है, बल्कि ये क्या है, ये है ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट यानी इंतकाल अदायगी। ज़कात में आपके पास ऑप्शन है इंतकाल अदायगी। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर के हमने 15 MCQs कर लिए हैं, और इन MCQs के करने में जिस बात का हमने ख़ास ध्यान रखा है वो ये है कि MCQs सॉल्व करने के साथ आपने सिर्फ शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि आपने MCQ सॉल्व करते हुए सिर्फ ये नहीं देखना कि आपने 4 आंसर पढ़े हैं स्टेटमेंट के और उसमें से आपने आंसर में से देखा जी ये डी है तो आपने DT कर दिया, नेवर। ऐसा नहीं करना, बल्कि आज जिस तरह से मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं कि उस ऑप्शन को पहले उस क्वेश्चन को समझना है, उसके आंसर को समझना है, और फिर आपने जिस आंसर को आप राइट वन ऑप्शन डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपके पास जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए, आपको इल्म भी होना चाहिए कि ये जो है अगर ये ऑप्शन दुरुस्त है तो ये क्यों है। तो इस दुआ के साथ आप लोगों को इल्म है कि जिस तरह से मुल्क के हालात जा रहे हैं कोरोना वायरस वबा की वजह से, तो आपके लिए ये नसीहत भी है कि इसमें आप अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपनी माशरे, अपने सोसाइटी का ख्याल रखें, और जो भी हुकूमत की जानिब से, मीडिया की जानिब से आपको जो भी हिफाजती तदाबीर अपनाने का, उस पर कारबंद रहने का कहा गया है, आप उसको जो है वो अव्वलीन तरजीह दें, अपना भी ख्याल रखें और अपने माशरती किरदारों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।